नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरईएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। उसमें हमने मैनेजमेंट शुरू किया था और उसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप पिछले वाले लेक्चर में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, हालांकि उसमें 2-3 मिनट खराब हो गए, पर कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो देनी होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात किया था, जो कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन था। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखेंगे, लॉजिस्टिक मिक्स, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से देखते हैं क्या है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? आप देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सप्लाई चेन क्या है? एक प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है और उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है ना? किसी भी शेप एंड साइज़ का, किसी भी रैपिंग में, किसी भी पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक आने का, ये पूरी चीज़ के बीच में जितने भी छोटे-छोटे प्रोसेस होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सप्लाई चेन। अब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ व्हिच इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है? ये फ्लो है इसका गुड्स एंड सर्विसेज़ का, व्हिच इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जैसे कि इससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी। अगर प्रॉपर्ली मैनेज होगी सप्लाई चेन तो कॉस्ट में डिक्रीज देखने को मिलेगा हमको, इंक्रीज होगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि ये तो एक साथ ही चलते हैं ना। कॉस्ट अगर कटिंग होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रोवाइड राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस एट राइट कॉस्ट। ठीक है, टू मैक्सिमाइज कस्टमर्स वैल्यू, कस्टमर के लिए जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, अपनी कॉस्ट में कटिंग होगी, तो जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो हमको मिलेगा कहाँ पर? मार्केट में। फिर कुछ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कौन-कौन कंपोनेंट होंगे। अगर आप सोचना भी शुरू करो, तो हमने बात की रॉ मटेरियल से और हमने बात की फाइनल प्रोडक्ट की, है ना? तो रॉ मटेरियल हमको जो सप्लायर होगा वो देगा, फाइनल प्रोडक्ट हमको किसको देना है? कंज्यूमर को देना है। तो इसके बीच में कौन-कौन है एलिमेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं? सप्लायर होता है, फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरर आता है, फिर होलसेलर है, रिटेलर है, देन कस्टमर है। ठीक है? ये हमने जो 1 लेवल, 2 लेवल वाली चीज़ें देखी थी, ये देखो आप 2 लेवल होलसेलर और रिटेलर के बीच में आ रहा है, तो ये 2 लेवल है हो गया। अगर इसके जगह पर एक और इंक्लूड कर दिया जाए तो 3 लेवल हो जाएगा। अगर रिटेलर हटा दिया जाए, सिर्फ होलसेलर हो तो 1 लेवल हो जाएगा। तो वो तो हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। इसमें एक-एक करके हम लोग देखते हैं कि ये है क्या? जस्ट अ सेकंड। तो ये सप्लायर जो है, ये सप्लायर किस लिए है? टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चरर क्या है? मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। फिर होलसेलर क्या करेगा? बाय करेगा बल्क ऑर्डर्स, किससे? मैन्युफैक्चरर से, एट लो प्राइसेस एंड सप्लाई टू रिटेलर्स, है ना? रिटेलर को सप्लाई करेगा, क्योंकि ये बल्क ऑर्डर करता है तो इसको प्राइसेस कम में मिल जाता है। फिर रिटेलर है तो बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर से बाय करेगा, जिसने बल्क में बाय किया था उससे रिटेलर बाय करेगा, थोड़े कम बल्क में करेगा और ये कस्टमर को सेल कर देगा सेल। ठीक है? फिर कस्टमर है बाइज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर। ठीक है? फिर कुछ कंपोनेंट्स हैं, स्टेजेस या कंपोनेंट्स कह लो या स्टेजेस कह लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। इसका देखो, इसको पीडीएमडीआर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। इसमें पीडीएमडीआर क्या है? प्लान है, डेवलप है, फिर मेक, डिलीवर और रिटर्न। ठीक है? तो ये क्या-क्या अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। इसमें देखो, प्लान क्या है? टू प्लान हाउ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी गिवन टू कंज्यूमर, है ना? किस तरीके से दी जाएँगी, चाहे ई-मार्केटिंग के थ्रू जो ई-कॉमर्स के थ्रू दी जाएगी, क्या कोई स्टोर ओपन किया जाएगा, क्या कुछ जो होलसेलर हैं वो बढ़ाए जाएँगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाए जाएँगे, तो ये सब प्लानिंग करना। फिर डेवलप करना, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दिन आपके बिज़नेस में अगर रॉ मटेरियल की कमी आ गई, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बड़ी। क्योंकि अगर आपके पास में मान लो डिमांड है और आपको सप्लाई करने के लिए आपकी कैपेसिटी भी है, पर रॉ मटेरियल ही नहीं हुआ तो? फिर मेक मेक मतलब प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, टेस्टेड, पैकेज्ड एंड सेंट फॉर डिलीवरी। अब डिलीवरी क्यों कब करेंगे? डिलीवर करेंगे और व्हेन द ऑर्डर्स आर रिसीव्ड एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डन। डिलीवर कब करेंगे? जब ऑर्डर रिसीव होगा, उसके बाद में डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी डन। फिर रिटर्न, कस्टमर माइट रिटर्न अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो उसको नहीं अच्छा लगा, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसमें थोड़ी बहुत डिफेक्टिव चीज आ गई, लॉजिस्टिक्स के कारण हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, कुछ डिफेक्ट हो गया, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। तो ये स्टेजेस और कंपोनेंट्स हैं किसके? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। बेसिक आप पीडीएमडी याद रखोगे तो आपको पांचों चीजें याद आ जाएंगी और उससे आप सेंटेंस तो बना लोगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंस भी है क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की? तो हमने पहले बात कर ली, कॉस्ट रिड्यूस कर देगा, ये प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। प्रमोट करता है ये कस्टमर सर्विस को, है ना? क्योंकि कस्टमर के पास में अगर प्रॉपर्ली चीज पहुंचेगी, एक मैनेज तरीके से पहुंचेगी, तो उसके पास चीज टाइमली पहुंच सकती है। फिर रिड्यूस करता है ये प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, तो भी कस्टमर सर्विस ही हुई एक तरीके से। फिर चैलेंजेस बिफोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कुछ चैलेंजेस हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी कस्टमर सर्विस। अब देखो, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके लिए तो फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, पर एज अ मैन्युफैक्चरर अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाती है। फिर इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, जो हमने ऊपर लिखा उसका उल्टा करके लिख देना है। फिर रिस्क इन सप्लाई चेन क्रिएट्स प्रेशर, है ना? जो सप्लाई चेन में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी रिस्क है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेके, चाहे रॉ मटेरियल को लेके, आज रॉ मटेरियल की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये क्या है, आपके प्रेशर या स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। चैलेंजेस टू मेंटेन गुड रिलेशन विद सप्लायर, जो सप्लायर उसके साथ में चैलेंज है मेंटेन करना अच्छा रिलेशन। फिर चैलेंज टू हायर क्वालिफाइड पीपल, है ना? ये तो आपको
मुझे पता ही है कि भारत में तो क्वालिफाइड पीपल हैं क्या? अगर क्वालिफाइड पीपल होते तो इतने लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी तो नहीं कर रहे होते। एनीवेज़ मतलब आरएएस, आईएएस की तो कर सकते हैं डेफिनिटली, और बाकी एग्ज़ाम्स भी आप देखो। चलो ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है लॉजिस्टिक मिक्स, है ना? लॉजिस्टिक्स मिक्स में क्या होता है, हमने मिक्स पिछली बार देखे थे सारे, है ना? उसमें हमने अलग-अलग चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्लेस हो, चाहे प्रमोशन हो, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब इसमें क्या है, ये प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ या सर्विसेज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लेस टू कंज्यूमिंग प्लेस इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या कहलाएगा? जो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, वहाँ से जो ये मान लो ये कोई फैक्ट्री है, यहाँ से लेके और ये जो कंज्यूमर है, इस तक जो भी इन्फॉर्मेशन, कमोडिटी या कोई सर्विस भेजनी है या पहुँचाई जाएगी, तो उसको उसका जो प्रोसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो लॉजिस्टिक्स मिक्स कहलाएगा। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट इन प्रॉपर प्लेस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी इज कॉल्ड लॉजिस्टिक मिक्स। दोनों ही इसकी डेफिनेशन है। कोई सी भी आप एक लिखना चाहो एक लिखो, दो लिखना चाहो दो लिखो। दो लिखने का वैसे मौका मिलेगा नहीं। फिर एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स मिक्स में देखो कि इसके क्या-क्या एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग, है ना? अब हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, मतलब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टाइम्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड बिटवीन टेकिंग ऑर्डर एंड इट्स डिलीवरी, है ना? इसने कंज्यूमर ने फ़ोन किया मैन्युफैक्चरर को कि मुझे फलाना चीज़ चाहिए और ये फलाना चीज़ मुझे आप भिजवाओ। तो ये इसको जब से फ़ोन आया है तब से लेकर के वापस कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तब तक के बीच का जो प्रोसेस है उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलेंगे। फिर इन्वेंटरी और स्टॉक मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है आप तुरंत तो कोई चीज़ बना करके दे नहीं सकते हो, तो आपको कुछ स्टॉक, कुछ इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी। फिर वेयर हाउसिंग है, जो स्टॉक और इन्वेंटरी है उसका स्टोरेज कहाँ करोगे, अगर इमीडिएटली सोल्ड नहीं हुई तो। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, हम पिछले लेक्चर में देख ही चुके हैं, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, है ना? मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास में। फिर मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं, अगर किसी बॉक्स में कोई कांच का सामान है तो यहाँ पर फ्रेजाइल लिखा रहता है, किसी बॉक्स में जैसे रेफ्रिजरेटर है तो ऐसा एरो बना रहता है और दिस साइड अप लिखा रहता है। तो ये क्या है, ये मटेरियल हैंडलिंग की बेसिक गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। तो पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड टू कीप इट सेफ, है ना? ये बेसिकली इसीलिए है कि ये सेफ रहें, आगे जो सामने वाला उसको कैरी कर रहा है उसको ध्यान में रहे कि इसमें क्या चीज़ है और उसको कैसे रखना है। फिर पैकेजिंग है तो इट शुड बी प्रोटेक्टिव एंड कन्वीनिएंट। फिर पैकेजिंग भी आप देख लो, अगर कोई रेफ्रिजरेटर लोगे या फिर कोई ऐसा सामान लोगे जो टूटने की उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत सेफली पैक किया होता है। फिर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ इट्स एक्सपेंस एंड टू प्रोवाइड इनटू वेयर इट्स डिमांड इज, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के, लॉजिस्टिक्स मिक्स के। थोड़ा कचरा मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही हो रहा है, बट एनीवे और कोई तरीका नहीं होता है, ये पेन चलता रहता है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो लॉजिस्टिक्स मिक्स में हमने वेयरहाउस की बात की, तो वेयरहाउसिंग में भी कुछ टाइप्स हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जो बॉन्डेड वेयरहाउस है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट वेयरहाउस आएगा तो आप सीधा-सीधा लिख सकते हो ऑपरेटेड बाय कंपनी और बिजनेस प्राइवेटली, ठीक है? इसमें पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होगी। गवर्नमेंट वेयरहाउस आएगा तो ये फुली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होगा, जैसे एफसीआई के कुछ वेयरहाउसेस होते हैं, है ना? हर स्टेट में होते हैं, मतलब हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग होते हैं। फिर बॉन्डेड वेयरहाउस क्या है, ये एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एट एयरपोर्ट्स और डॉकयार्ड्स, है ना? है तो ये भी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ही, पर ये कहाँ पर होते हैं, एयरपोर्ट्स पे होते हैं या डॉकयार्ड्स पे होते हैं। तो एयरपोर्ट्स और डॉकयार्ड्स में जो गुड्स हैं वो गुड्स आर केप्ट हियर बाय कस्टम अथॉरिटीज, है ना? जो कस्टम डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर गुड्स रखते हैं और जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं हो जाती तब तक ये गुड्स यहीं रखे जाते हैं। दीज गुड्स आर सेड टू बी इन अ बॉन्ड, है ना? जब तक ये ले लिए नहीं जाते कस्टम ड्यूटी पे करके, तो ये तब तक ये बॉन्ड में कहलाते हैं। फिर फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं जो डिटरमाइन करेगा आपकी लेवल ऑफ इन्वेंटरी, है ना? हमने देख तो लिया कि वेयरहाउस में हमको सामान रखना है, स्टॉक हो चाहे फिर इन्वेंटरी हो, हमको कहाँ रखनी है, वेयरहाउस में रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर है, ये फैक्ट्री है और ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर जिस दिन फ़ोन करके बोलेगा, उस दिन आप तुरंत कोई प्रोडक्ट बनाने नहीं बैठोगे, तो कुछ आपके पास स्टॉक चाहिए। तो ये स्टॉक कितना होगा, जो कुछ है ना, वो उसका अमाउंट कितना होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो फर्म्स पॉलिसी ऑन कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सर्विस और गुड सर्विस, ठीक है? तो कस्टमर के लिए जो फर्म की पॉलिसी है कि हम जैसे कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं जो ऑर्डर पे ही बनाती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो 5 या 10 दिन का टाइम लेती हैं, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो हाथों-हाथ भेजती है, तो वो जो फर्म की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, अब आपने जो सेल्स फोरकास्ट आप करोगे, आपने पिछले महीने की सेल्स देखी, पिछले साल की सेल्स देखी, उसके अकॉर्डिंग आप अभी फोरकास्ट करोगे कि हाँ भाई इतने 100 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए और ये 100 प्रोडक्ट्स मेरे पास इन्वेंटरी में होंगे, तो मुझे कोई फर्दर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर अच्छी रहेगी तो हमको डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगी। फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, अगर आपको पता चले कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो पर आपको वेयरहाउस में रखने के, मान लो कि टमाटर हैं, अब टमाटर हैं वेयरहाउस में कोल्ड स्टोरेज में रखे जाएंगे, अब यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में रखने का खर्चा आ जा रहा है 10,000 रुपये और आपको इससे फायदा हो रहा है 9,000 रुपये का ही, तो क्या आप ऐसी इन्वेंटरी रखोगे? नहीं रखोगे, ठीक है?
फिर एक टॉपिक आता है ई-कॉमर्स। अब देखो ई-कॉमर्स, ई-मार्केटिंग ये सब कोई पढ़ाने जैसे टॉपिक है नहीं। आप बेसिक रिलेट करके लिख सकते हो। डेफिनिशन और ये सब एक-एक बार अपन लोग देख लेते हैं। ई-कॉमर्स होता क्या है? देखो कॉमर्स डन वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना? बेसिक तो यही अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इट इज़ अ मार्केट प्रोसेस इन व्हिच परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैरिड आउट वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें गुड्स और सर्विसेज की जो परचेज होगी या सेल होगी, वो किसके द्वारा होगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, और वो भी उसमें भी अपन स्पेशली कह दें तो इंटरनेट के द्वारा। अब कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एडवांटेजेस में देखें तो मीडिएटर्स इसमें नेग्लेक्ट हो जाते हैं, है ना? ये अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये आप हो, है ना? आप डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हो, ये डायरेक्ट लेके आ रहा है। कोई भी बीच में मीडिएटर, रिटेलर नहीं है, कोई भी होलसेलर नहीं है। फिर नो टाइम बाउंडेशन, ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं ई-कॉमर्स में। एट फेयर प्राइस एंड लेस टाइम, आपको पता है बड़ी-बड़ी सेल चलती रहती है। बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट की चलती है और जुलाई सेल अमेज़न की चल रही है, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर फ्री फ्रॉम लोकल चार्जेस एंड कमीशंस, लोकल कुछ चार्जेस इसमें लगते नहीं है। फिर स्टॉप्स करप्शन, इसमें जैसे मीडिएटर अगर नेग्लेक्ट हो गया, तो करप्शन के चांसेस कम होंगे, प्रोडक्ट में छेड़छाड़ के चांसेस कम होंगे। जबकि इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो आपके पास में जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो हमेशा डाउट में रहते हैं, है ना? कि वो जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो ओरिजिनल आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, इस तरह के डाउट्स मन में रहते हैं। फिर फिजिकल ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल, जब तक आप फिजिकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो साइकोलॉजी यही कहती है कि आपको वो फील आएगी नहीं, ठीक है? मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने थोड़े दिन पहले एक प्रिंटर मँगाया और वो प्रिंटर 10 दिन बाद डिलीवर हुआ। 10 दिन बाद डिलीवर हुआ, तब तक तो मुझे प्रिंटर मँगाने की खुशी खत्म हो गई थी। और फिर मैं उसको रिटर्न करके फिर मैं मार्केट से खरीद कर लाया, तो वो जो फिज़िकली मैं ऑब्ज़र्व करके लाया, तो उसमें मुझे पता नहीं कैसे ज़्यादा खुशी हुई। तो ये साइकोलॉजिकल थिंग है। फिर रिस्क ऑफ प्राइवेसी ब्रीच, जब आपका डाटा इतने बड़े लेवल पर, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग स्टोर कर रहे हैं, ई-कॉमर्स वाले या फिर और भी बाकी सारे, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स वाले, तो रिस्क रहेगा किसका? प्राइवेसी ब्रीच का। रिस्क होता है इसमें फ्रॉड का भी। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ड्रग्स प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट, ऐसे ड्रग्स और ऐसे गुड्स आप बेच रहे हो, जो जैसे मान लो अगर किसी के पास में कोई दवाई मिल रही है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, वो मंगा रहा है, पर रियल लाइफ में गवर्नमेंट ने उसको रियलिटी में उसको बैन कर रखा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं दे सकते। तो ऐसी चीज़ें बेचने का भी काम चल रहा है। ठीक है, तो ये ई-कॉमर्स के बारे में था। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स किस-किस के लिए अलग-अलग स्तर पे देखें अपन, तो बेनिफिट हो सकता है बिज़नेसमैन को, बेनिफिट हो सकता है कस्टमर को और बेनिफिट हो सकता है किसको? सोसाइटी को। तो इनमें अलग-अलग लोगों को क्या बेनिफिट होगा, आप अपने मन से सोच करके लिख सकते हो। हम लोग एक बार ये इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पॉइंट्स थोड़ा-सा याद आ जाएगा, तो वो स्ट्राइक कर जाएगा वहाँ पर। ठीक है? तो बेनिफिट्स टू बिज़नेसमैन क्या है? बिज़नेसमैन अपना मार्केट एक्सपैंड कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स ईज़िली, प्रमोशनल कॉस्ट जो है, प्रमोशन की कॉस्ट है, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ऑल बिज़नेसेस, ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एट लो कॉस्ट, है ना? जो इन्फॉर्मेशन आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। फिर बेनिफिट्स टू कस्टमर्स क्या है? ईज़िली एक्सेसिबल है कस्टमर्स के लिए। आप कभी भी मोबाइल उठाया और शॉपिंग कर ली। लेस टाइम टेकिंग है, कहीं जाना-आना नहीं पड़ा, ट्रैफिक में फँसना नहीं पड़ा। कैन बाय व्हेनेवर एंड वेरेवर यू वांटेड, वही है, कहीं पर भी बैठे हो, फ्री बैठे हो, मोबाइल चलाया, शॉपिंग कर ली। कैन ईज़िली कन्वे कंप्लेंट्स एंड सजेशंस, है ना? वैसे तो ये यहाँ पर लिखने की बात है, पर इतना ज़्यादा भी ईज़ी नहीं बना रखा है ई-कॉमर्स वालों ने। फिर बेनिफिट्स टू सोसाइटी क्या है? पीपल ऑफ ऑल क्लासेस कैन टेक एडवांटेज, ठीक है? इसमें कोई क्लास ऐसा डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना हुआ है। जैसे मान लो आप कोई बड़ा स्टोर है, जैसे जो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स होती हैं, लग्ज़री ब्रांड्स होती हैं, है ना? चाहे प्राडा हो गए, लुई विटॉन हो गए। अब क्या आपको लगता है कि कोई गरीब आदमी जाकर के और प्राडा और लुई विटॉन में घुस भी सकता है? तो भई वो लोग निकाल देंगे, है ना? तो परंतु क्या है कि अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट जानते हो, मान लो मिंत्रा पे अगर लुई विटॉन के कपड़े मिल रहे हैं, तो आप देख तो सकते हो, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई भी क्लास का हो, आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई अमीर आदमी हो, सब लोग इक्वल हैं। फिर रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एंड ओवरक्राउडिंग, जब आपको कहीं लेने ही नहीं जाना, तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे मतलब, तो ये रिड्यूस करता है क्या? ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ओवरक्राउडिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसी समस्याएँ। फिर ऑल द प्रोडक्ट्स आर इज़िली अवेलेबल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आप कहीं भी जाओ, आपको इज़िली अवेलेबल हो जाएगा। बैंगलोर से आपको कुछ सामान मँगाना है, यहाँ पर आ रहा है। हैदराबाद मतलब आइकिया, हैदराबाद में आइकिया करके एक फर्नीचर कंपनी है, मुझे उससे यहाँ पर कुछ मँगवाना होता है, आई कैन ईज़िली डू इट। फिर कुछ स्कोप हैं और उसके बाद में ट्रेडिशनल और जो ई-कॉमर्स है बिज़नेस के 2 मॉडल्स, उसमें डिफरेंसेस है। तो स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स में भी देख लो आप, बी2बी है बिज़नेस टू बिज़नेस, बी2सी है बिज़नेस टू कस्टमर, सी2सी है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, व्हेयरएज़ इंट्रा बी है विद इन द बिज़नेस, ठीक है? तो बी2बी में बिज़नेस टू बिज़नेस में हम देखो, इसमें जो दोनों पार्टीज़ इन्वॉल्व होगी, वो ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन में जो दोनों पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, वो कौन होंगी? बिज़नेस फर्म्स होंगी। फिर बिज़नेस टू कस्टमर में एक पार्टी तो वन एंड तो बिज़नेस फर्म होगी और वन एंड कस्टमर होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे आप देखो, आप अगर आप जानते हो इंडिया मार्ट नाम की चीज़, है ना? इंडिया मार्ट नाम से वेबसाइट है। इसमें क्या होता है कि बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने की जो मशीन्स होती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो अब वो आप और मैं तो खरीदेंगे नहीं कभी, ठीक है? तो वो एक बिज़नेस कंपनी बना रही है, दूसरी बिज़नेस कंपनी खरीद रही है। तो ये जो दोनों एंटिटीज़ इन्वॉल्वड हैं, तो ये दोनों एंटिटीज़ ही बिज़नेस हैं, इसलिए इसको बी2बी बोला है। फिर बी2सी में क्या होगा? एक बिज़नेस कंपनी है, मान लो कि कोई ब्रांड है, लिवाइस है,
लेवाइस है अपनी जीन्स बेच रहा है और दूसरे एंड पर एक कस्टमर है जो जीन्स खरीद रहा है। तो यहाँ पर एक एंड पे तो बिजनेस है, एक एंड पे है कौन? कस्टमर। जैसे मिंत्रा हो गया, अमेज़न हो गया, तो ये सारे जो है ये बी2सी मॉडल हैं। फिर सी2सी देखें, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो इसमें आप एग्जांपल देखो, ओएलएक्स हो गया, क्विकर हो गया। अब मान लो कि आप हो, आपको आपकी गाड़ी है, अब आपकी गाड़ी बेचनी है, ये आपने ओएलएक्स पे क्या डाल दी? गाड़ी डाल दी, है ना? ओएलएक्स पे बेचने के लिए गाड़ी डाल दी। इधर एक कस्टमर है, वो आया, उसने ओएलएक्स खोला और देखा कि ये गाड़ी अवेलेबल है, उसने खरीद ली, ठीक है? अब ये आप थे, आपने ओएलएक्स पे गाड़ी डाली थी, ये वापस कंज्यूमर के पास गई है। तो दोनों एंड पे क्या है? कंज्यूमर और कंज्यूमर ही है। तो ये इस केस में क्या है? ये सी2सी है। फिर इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है? इसमें तो यूज ऑफ इंटरनेट करके मैनेज करेंगे अपन इंटरेक्शंस और डीलिंग्स, जो अलग-अलग लोग हैं डिपार्टमेंट के विद इन अ फर्म, उनके बीच में हम लोग इंटरेक्शंस मैनेज करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक बातें हैं किसकी? जो स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स है, या फिर मॉडल्स ऑफ बिजनेस की भी बात कर सकते हैं हम। फिर ट्रेडिशनल और ई-कॉमर्स बिजनेस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो देखो डिफिकल्टी है एस्टैब्लिश करने में, आपको थोड़ा कैपिटल चाहिए ज़्यादा और थोड़ा कुछ आपको सामान भी रखना पड़ेगा, इन्वेंटरी भी रखनी पड़ेगी। मान लो अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, आपको 100 प्रोडक्ट चाहिए ताकि आप कोई दुकान खोलो या फिर कोई फैक्ट्री खोलो, तो वहाँ पर रख सको कुछ रॉ मटेरियल मंगा करके। वहीं पर अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है तो आप इजीली अमेज़न पे लिस्ट कर सकते हो और उसको बेच सकते हो। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? ऑब्वियसली ई-कॉमर्स जो है वो फास्टर है। मैक्सिमम इंटरपर्सनल रिलेशन इसमें होना चाहिए, जबकि इसमें कोई इंटरपर्सनल रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, उसमें सेमी स्किल्ड मैन पावर है। आपको मैं बताऊँ तो आपके पता नहीं आपके शहर में होता है कि नहीं, पर जो नॉर्मली छोटे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर हमेशा एक जूते की दुकान होती है ना? जूते की दुकान होती है, उसमें ऐसा सेमी स्किल्ड मैन पावर का जो एग्ज़ाम्पल है, वो है उसमें एक छोटू हमेशा बैठा रहता है किसी कोने में, और वो इधर से बोलता है कि 10 नंबर का जूता निकालो, और उधर से जूता फेंका हुआ आता है। तो ये जो स्किल है, ये ट्रेडिशनल बिज़नेस में तो चल सकती है, पर क्या ये ई-कॉमर्स में चल सकती है? नहीं, ई-कॉमर्स में बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में बैठे हुए लोग या फिर कैलिफोर्निया में बैठे हुए लोग ऐसी स्किल का कोई काम में नहीं ले सकते। उनको तो ऐसी स्किल्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हों, या फिर जो हार्डवेयर और बाकी चीज़ों से रिलेटेड हों, टेक्निकल हों। ठीक है? तो ये ट्रेडिशनल और ई-कॉमर्स में डिफरेंस है। फिर इसके बाद में टॉपिक आता है हमारा ई-मार्केटिंग। अब ई-मार्केटिंग क्या होता है? सिमिलरली अगर अपन ने ई-कॉमर्स की बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर इंटरनेट की यूज़ से अगर कॉमर्स किया जाए या बिज़नेस किया जाए तो उसको ई-कॉमर्स बोला, तो वैसे ही मार्केटिंग की जाए तो उसको ई-मार्केटिंग बोल देंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इट इज़ लेटेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना? ठीक है? इसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोल सकते हैं, और ये क्या है? प्रमोशन है। मार्केटिंग मतलब प्रमोशन ही एक तरीके का है, और जो ये प्रमोशन है किस तरीके से है? इंटरनेट पे। फिर इसके भी कुछ यूटिलिटी या बेनिफिट्स हैं क्या? तो लो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की। आपको पता है ₹10,000 में दैनिक भास्कर या नॉर्मली कोई भी अखबार होता होगा अलग-अलग शहरों में, तो दैनिक भास्कर जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर दैनिक भास्कर ही है। तो ₹10,000 में उसका आपको फ्रंट पेज का आधा हिस्सा मिल जाएगा शायद, है ना? या फिर 1/4 हिस्सा मिल जाएगा, है ना? और 10,000 में आप फेसबुक में पूरे 6 महीने तक ऐड चला सकते हो। है ना? या फिर यूट्यूब पर 6 महीने तक एड्स चला सकते हो। तो लो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की मार्केटिंग में, हैज़ एक्सेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, है ना? आप एक बात देख लो, आज भी इंस्टाग्राम की रील ज़्यादा लोग देखते हैं कि दैनिक भास्कर ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम की रील ही ज़्यादा लोग देखते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस कैन बी मेड एनी टाइम, इसमें कभी भी आप चेंजेस कर सकते हो। दैनिक भास्कर में एक बार छप करके आ गया, तो वो छपा का छपा ही रहेगा, ठीक है? इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, है ना? व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, वैसे एडिटिंग कर सकते हो, तो उसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। फिर सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7, इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। कैंपेन्स कैन बी डन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना? जैसे मैंने बताया कि 6 महीने तक आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ₹10,000 एक दिन के दे रहे हो, वो भी सुबह-सुबह आदमी 10 मिनट के लिए अखबार खोलेगा। फिर फास्ट रिजल्ट्स एज़ इट हेल्प्स टू टारगेट राइट कस्टमर्स, है ना? इनके पास में जो मेथड होता है कस्टमर्स को टारगेट करने वाला, तो जैसे आपको पता है, अगर मैं आपसे फर्नीचर की बात करूँगा ना, तो मेरे मोबाइल में थोड़ी देर बाद में जब मैं इसको चला रहा हूँगा, तो मेरे पास फर्नीचर के एड्स आना शुरू हो जाएँगे। तो ये ई-मार्केटिंग का कमाल है। फिर ईज़ी मॉनिटरिंग थ्रू वेब ट्रैकिंग, है ना? वेब ट्रैकिंग से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कौन-कौन कस्टमर्स आपको विशफुल हैं कुछ चीज़ खरीदने में, और कौन लोग हैं जो नहीं हैं। फिर कुछ बैरियर्स हैं, कुछ ई-मार्केटिंग के टाइप्स हैं। टाइप्स तो देखो बेसिक हैं कि आप ई-मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, वीडियो से कर सकते हो, ब्लॉगिंग से, ईमेल से कर सकते हो, मार्केटिंग ऑन वेबसाइट कर सकते हो। ईमेल आप खुद का ईमेल चला करके देख लेना, स्पैम में भरे हुए ही होंगे। तो ये तो बेसिक टाइप्स हैं, अपने मन से लिखने हैं। बैरियर्स में देखो, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं है। इंडिया में लो डिजिटल लिटरेसी है। फिर डिफिकल्ट टू रीच रूरल पॉपुलेशन है। तीनों सर एक ही पॉइंट है ना? जैसे आपको एस्से में पॉइंट बना करके लिखने हैं ना, ये वैसे ही पॉइंट बना करके लिखे हुए हैं। पॉइंट एक ही है। इंटरनेट नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। नॉट अवेलेबल एवरीवेयर मतलब क्या है? अपन सीधे-सीधे रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट टू रीच हो गया। लो डिजिटल लिटरेसी मतलब इंटरनेट है तो जहाँ पर है, वहाँ पर भी लोगों को चलाने की नहीं वो पता नहीं है, तो ये भी हम लोग रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स है यहाँ पर, लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बड़ी समस्या है, दुनिया के लिए बड़ी समस्या है ये। तो ये ई-मार्केटिंग में भी समस्या है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ एथिक्स के टॉपिक। वैसे हम लोग एथिक्स में ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। हमने जितनी एथिक्स पढ़ी है, उस हिसाब से एथिक्स का कुछ भी आ जाए, आप कुछ लिख करके आने की स्थिति में तो आई गेस हो गई।
ठीक है, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं बिजनेस एथिक्स क्या होता है ना? आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात किया था जब हम एथिक्स पढ़ रहे थे, हमने बड़ा सा चार्ट पढ़ा था, तो आई होप यू रिमेंबर। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? वो मॉरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स जो आपको बिजनेसमैन की एक्टिविटी को गवर्न करेंगे। आपको बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ मेथड्स चाहिए या फिर जो रूल्स या जो कोड आपको बनाना है, वो मॉरल वैल्यूज कौन सी होंगी? बिजनेस एथिक्स कहलाएंगे। इट इज अ मेथड ऑफ हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट, है ना? ये कर ही क्यों रहे हैं? एथिक्स नाम की चीज क्यों है? ताकि जो बिगर सोसाइटी है उसके साथ में आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हार्मोनाइज किया जा सके। क्योंकि आप देखो, अगर ये बेसिक बात है, चलो एथिक्स में हमने देख लिया था, पर ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी वाली बात है ना? कुछ चीजें हैं जो सब्जेक्टिव हैं, आपको खुद को अच्छी लगती हैं, परंतु अगर वो सोशल इंटरेस्ट में नहीं है तो वो चीजें मॉरल नहीं है। तो सिमिलरली इट गोज विद बिजनेस एथिक्स आल्सो। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो सोशल इंटरेस्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ये क्या? इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अर्न प्रॉफिट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? बिजनेस के। और उसके लिए बिजनेसमैन को एथिकल डिसीजन क्यों बिजनेसमैन से आप एक्सपेक्ट करोगे? तो इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे कि टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। फिर अलाउ द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस एंड पुटिंग नो प्रेशर। ठीक है, फ्री चॉइस, उसको जो फ्रीडम ऑफ विल है वो उसकी होनी चाहिए। फिर प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो ये इसलिए आपको एथिकल जो डिसीजन है बिजनेसमैन में या बिजनेस एथिक्स होनी चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ एलिमेंट्स आते हैं। तो एलिमेंट्स में देखो तो टॉप मैनेजमेंट कमिटी कमिटमेंट है तो टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। अब ये जो टॉप मैनेजमेंट होगा, ये क्या, ये इसका जो कमिटमेंट होगा, ये किसको मदद करेगा? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को किसके प्रति गाइड करेगा? एथिकल बिहेवियर के प्रति। फिर पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, तो आपको याद होगा हमने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की बात की थी, तो उसमें ही सिमिलर बिजनेस एथिक्स के लिए भी कोड बनाया जा सकता है और बनाया जाता है कंपनीज के द्वारा। तो डिफाइनिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, है ना? वो एम्प्लॉइज जो होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म टू मेक श्योर दैट डिसीजंस टेकन मैचेस विद फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स, है ना? कंप्लायंस मैकेनिज्म होगा तो आपके जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे उसके साथ में आपके डिसीजंस मैच करवाना इजी हो जाएगा। फिर हर जगह पर सभी एम्प्लॉइज को साथ में लेकर के चलना, इन्वॉल्व करना, ये भी एलिमेंट है बिजनेस एथिक्स का। फिर मेजर करना रिजल्ट्स, ऑल्दो ये रिजल्ट्स मेजर करना तो डिफिकल्ट है, बट इट मस्ट बी वेरीफाइड दैट एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। और कुछ अदर एलिमेंट्स में देखो तो ऑनेस्टी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, हेल्पिंग एटीट्यूड हो गया, इक्वालिटी जैसी भावनाएं होगी, तो ये बिजनेस एथिक्स के पार्ट हैं। फिर सिमिलर टॉपिक है कॉर्पोरेट एथिक्स। तो कॉर्पोरेट एथिक्स क्या है? इट रेफर्स टू सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेट, है ना? कॉर्पोरेट की एक्टिविटीज को जो गवर्न करेगा, जो मॉरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स गवर्न करेंगे, उनको हम लोग कॉर्पोरेट एथिक्स कह देंगे। तो कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स विच इज एक्सपेक्टेड। अब कुछ कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटीज भी होंगी, अलग अलग लोगों से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर कॉर्पोरेट की रिस्पांसिबिलिटी है तो टुवर्ड्स कंज्यूमर कुछ रिस्पांसिबिलिटी होंगी, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज होगी, टुवर्ड्स ओनर्स, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स होगी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट होगी और टुवर्ड्स कम्युनिटी होगी। तो ये एक एक करके बेसिक चीजें देखें अपन। तो टुवर्ड्स कंज्यूमर, कॉर्पोरेट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? मेंटेनिंग क्वालिटी, रेगुलर सप्लाई, ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स। ठीक है, बेसिक सेल्फ अंडरस्टूड चीजें हैं। टुवर्ड्स एम्प्लॉइज में देखें तो अप्रोप्रिएट वेजेस देंगे, फेयर कंपनसेशन देंगे, गुड एंड